नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। लैब असिस्टेंट की क्लास है ये, लैब असिस्टेंट, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, जिसमें आज जो हम लैब असिस्टेंट में चैप्टर नंबर 24 है ना, उसके 50 एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ग्लोब पृथ्वी का सबसे सटीक मॉडल माना जाता है। सही बात है, ग्लोब जो है वो पृथ्वी का सबसे सटीक मॉडल माना जाता है और ग्लोब जो होता है वो 3D होता है। यह पृथ्वी के त्रिविम यानी कि जी 3D जियोड आकार को दर्शाता है। देखो, जो अभी कथन है वो भी सही है और रीजन है वो भी सही है, और जो रीजन है वो आर की, ये मतलब जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, मतलब ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको ये कथन बताने, ये कथन पढ़ने हैं और इसके आधार पर फिर क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। सभी मानचित्र लघुकरण होते हैं, एकदम करेक्ट बात है। पृथ्वी जो होती है ना, उसका एक लघुकृत रूप है ग्लोब, फिर उस ग्लोब को हम प्रक्षेप के द्वारा मानचित्र में बदल देते हैं, तो सभी मानचित्र क्या हो गए, एक तरह से लघुकरण हो गए, रिड्यूस्ड रिप्रेजेंटेशंस हैं, ठीक है। तो ये कथन सही है। पृथ्वी के वास्तविक आकार को कागज पर पूर्ण रूप से दिखाया जा सकता है। पृथ्वी का वास्तविक आकार बहुत बड़ा है, ठीक है, और उसे एक पूर्ण कागज पर पूरी तरीके से दिखाना ये पॉसिबल है ही नहीं। तो पृथ्वी के वास्तविक आकार को कागज पर पूर्ण रूप से नहीं दिखाया जा सकता। पृथ्वी मानचित्र पृथ्वी का द्विविम निरूपण होता है, ध्यान रखना। ग्लोब जो होता है, ग्लोब वो 3D होता है, अभी पहले बताया था मैंने, और मानचित्र जो होता है वो होता है 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। मानचित्र पृथ्वी का द्विमीय निरूपण होता है। ए मैप इज टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। मानचित्र हमेशा क्षेत्रफल को सुरक्षित रखते हैं, हमेशा क्षेत्रफल को सुरक्षित नहीं रखते हैं। कुछ मानचित्र ऐसे भी होते हैं जिनमें क्षेत्रफल सुरक्षित नहीं होता, जिनमें दिशाएं सुरक्षित होती है। कुछ मानचित्र ऐसे भी होते हैं जिनमें क्षेत्रफल और दिशा शुद्ध नहीं होती है, जबकि अ, हम मैं कहूँ तो क्षेत्रफल, दिशा, आकृति शुद्ध रहती है, ठीक है। तो मानचित्र हमेशा से क्षेत्रफल जो है वो सुरक्षित नहीं रखते हैं। तो ये कथन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। सही कथन हमें बताना है, पहला कथन सही है और तीसरा कथन सही है, तो 1 और 3 हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मानचित्र प्रक्षेप क्या है भाई, अच्छा डी का ही है। मानचित्र प्रक्षेप, मानचित्र प्रक्षेप के बारे में बताना है आपको। मानचित्र प्रक्षेप के बिना पृथ्वी को कागज पर सही ढंग से नहीं दिखाया जा सकता। सही बात है, प्रक्षेप के बिना हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी को जो है वो कागज पर ढंग से नहीं दिखाया जा सकता, ठीक है। क्योंकि मान पृथ्वी क्या है, 3D है, और 3D का एक रिप्रेजेंटेशन है ग्लोब। उस ग्लोब को जब हम फ्लैट सरफेस पर उतारेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रक्षेप का उपयोग करना ही पड़ेगा, ठीक है। पृथ्वी समतल है और कागज गोलाकार है, नहीं पृथ्वी समतल नहीं है, पृथ्वी गोलाकार है, 3D है, लधवक्ष गोलाभीय आकृति में है, गोलाभीय आकृति में है। तो ये कथन जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा, और कागज गोलाकार नहीं होता, प्लेन होता है। तो ए सही है और आर गलत है, तो ए सही और आर गलत है, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मानचित्र पर वास्तविक दूरी और मानचित्र दूरी के अनुपात को क्या कहा जाता है। मानचित्र की दूरी, मानचित्र पर वास्तविक दूरी, वास्तविक दूरी है 5000 सेंटीमीटर, मान लो। तो मानचित्र पर ये दूरी 1 सेंटीमीटर दिखाई देती है, तो 1:5000 क्या हो गया, ये एक तरह से मापनी हो गई, तो क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 का सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कैडेस्ट्रल मानचित्र बड़े मापनी के होते हैं। देखो, मापनी के आधार पर, मापनी के आधार पर, मापनी के आधार पर दो तरह के मानचित्र होते हैं, एक तो वृहद मापनी, वृहद मापनी मानचित्र, और एक होता है लघु मापनी मानचित्र, लघु मापनी
मानचित्र, लघु मानचित्र, लघु वृहद मानचित्र और लघु मापनी मानचित्र। जब हम वृहद मापनी की बात करते हैं तो वृहद मापनी को यहाँ पर दो भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें हम एक तो कहते हैं कैडेस्ट्रल, कैडेस्ट्रल और दूसरा है स्थलाकृतिक, ठीक है। और लघु मापनी को अभी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक तो हो गया वॉल मैप और एक हो गया एटलस, ठीक है। तो अब ये देखिए कैडेस्ट्रल मानचित्र क्या होते हैं, बड़े मापनी के होते हैं। तो हमने पढ़ा है वृहद मापनी के मानचित्रों में कैडेस्ट्रल मैप आता है, ठीक है। देखो रीजन जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो क्योंकि लगा करके पढ़ना चाहिए, बिकॉज वे भूमि की सीमाएं और छोटे भूखंड विस्तार से दिखाते हैं। तो छोटे छोटे भूखंड होते हैं, जैसे कोई प्लॉट हो गया, कोई ग्रामीण एरिया हो गया, उनको विस्तार से दिखाएंगे, ठीक है। तो ये रीजन भी जो है वो इसका सही हो गया। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा पांचवे का। छठवा देखिए, निम्न में से कौन सा मानचित्र मानव निर्मित विशेषताएं दिखाता है। देखो मानचित्र दो तरह के होते हैं, एक तो होता है भौतिक मानचित्र और एक होता है सांस्कृतिक मानचित्र। सांस्कृतिक मानचित्र, इसके अलावा आर्थिक मानचित्र भी होता है, इसके अलावा मैं कहूँ तो राजनीतिक मानचित्र भी होता है, ठीक है। इसके अलावा परिवहन मानचित्र भी होता है, परिवहन मानचित्र भी होता है। बहुत तरह के मानचित्र होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, मानव निर्मित जो विशेषताएं हम दिखाते हैं ना, वो सांस्कृतिक मानचित्रों में दिखाते हैं। तो भौतिक मानचित्रों में मानव निर्मित नहीं दिखाते हैं, भूगर्भीय मानचित्रों में मानव निर्मित नहीं दिखाते हैं, मृदा मानचित्रों में मानव निर्मित नहीं दिखाते, बल्कि सांस्कृतिक मानचित्रों में मानव निर्मित विशेषताएं दिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और आपको क्या बताना है, सही कूट बताना है। एटलस मानचित्र जो होते हैं बड़े क्षेत्रों को दिखाते हैं, एकदम करेक्ट बात है। एटलस मानचित्र जो है वो बड़े क्षेत्रों को दिखाते हैं, छोटे क्षेत्रों को दिखाएंगे कैडेस्ट्रल मानचित्र, और एटलस मानचित्र जो दिखाएंगे वो बड़े क्षेत्रों को दिखाएंगे। लाइक भारत का मानचित्र हो गया, इसके अलावा अगर हम बात करें तो विश्व का मानचित्र हो गया, एशिया का मानचित्र हो गया। तो ये कथन जो है हमारा सही है। एटलस मानचित्र बड़े मापनी के होते हैं, एटलस मानचित्र बड़े मापनी नहीं, एटलस मानचित्र जो है वो बड़े मापनी के नहीं होते हैं, वो छोटे मापनी के होते हैं, लघु मापनी के होते हैं, छोटे या फिर मैं कहूँ लघु मापनी। तो ये कथन गलत हो गया। एटलस मानचित्र सामान्यीकृत जानकारी देते हैं। एटलस मानचित्र सामान्यीकृत जानकारी देते हैं। एटलस मानचित्र केवल शहर दिखाते हैं, ये गलत हो गया। एटलस मानचित्र केवल शहर नहीं दिखाते हैं, एटलस मानचित्र में हम बहुत कुछ दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा जो है वो देखिए सही है क्या। एटलस, ये तो ये सही हो गया, ये दूसरा गलत हो गया, चौथा गलत हो गया। तो बचे कौन कौन से, एक और तीन। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एटलस मानचित्र जो है वो सामान्यीकृत जानकारी दिखाते हैं। सामान्यीकृत मतलब वो ऊपर ऊपर से जानकारी दिखाते हैं, डिटेल में नहीं जाते, क्योंकि एटलस जो होती है वो जरा सी होती है और उसमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं की जा सकती। तो जो नॉर्मल जनरलाइज्ड जो इन्फॉर्मेशन होती है वही दिखाई जाती है उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। असर्शन एंड रीजन टाइप जो क्वेश्चन है वो आपके सामने यहाँ पर है। देखो अभिकथन, इसे हम अभिकथन कहते हैं। आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं। इस स्थलाकृतिक मानचित्र जो है वो कृषि, वन, बस्तियां और सड़कें दिखाते हैं, एकदम करेक्ट बात है। स्थलाकृतिक मानचित्र क्या दिखाते हैं, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, सेटलमेंट्स एंड रोड्स दिखाते हैं। क्योंकि वे केवल राजनीतिक सीमाएं दिखाते हैं, नहीं, इस कलाकृतिक मानचित्रों में भौतिक विशेषताएं भी दिखा देती है। और भौतिक विशेषताओं में हम जब देखते हैं भौतिक मानचित्र को, तो उसमें राजनीतिक मानचित्र राजनीतिक सीमाएं जो है वो बहुत कम दर्शाई जाती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस कलाकृतिक मानचित्र केवल राजनीतिक सीमाएं नहीं दिखाते। हालांकि यहाँ पर अगर लिखा होता है कि वे राजनीतिक सीमाएं दर्शाते हैं तो यहाँ पर सही हो सकता था, लेकिन यहाँ केवल जो दिया गया इसकी वजह से ये गलत हो गया। तो ए सही है और आर गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया आठवें के। नेक्स्ट, मानचित्र पर उत्तर दिशा, मानचित्र पर उत्तर दिशा किससे दिखाई जाती है, समोच्च रेखाओं से नहीं दिखाई जाती, मापनी से नहीं। उत्तर रेखा बनाई होती है इसे साइड के अंदर, उससे हमें क्या पता चलता है, उत्तर दिशा पता चलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया इसके अंदर। नेक्स्ट, ग्राफिकल मापनी मानचित्र को बड़ा या छोटा करने पर भी सही रहती है। ग्राफिकल मापनी, ये ग्राफिकल मापनी की बात हो रही है।
ग्राफिकल मापनी मानचित्र को बड़ा या छोटा करने पर भी सही रहती है। यह मानचित्र के साथ साथ ही स्केल हो जाती है। एकदम करेक्ट बात है। जब हम ग्राफिकल मानचित्र को बड़ा या छोटा करते हैं तो उसके साथ साथ ही वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, स्केल हो जाती है। ठीक है, तो रीजन जो है वो सही है, लेकिन जो असर्शन है 10वें, सॉरी, एक मिनट, ये गलत बात है। चलिए, ग्राफिकल मापनी जो है मानचित्र को बड़ा या छोटा करने पर भी सही रहती है। ये स्टेटमेंट जो है वो सही है, एकदम करेक्ट। जब हम मेथड्स ऑफ स्केल के देखते हैं तो उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि स्केल के जो मेथड है वो कई तरह के होते हैं, जिसमें स्टेटमेंट टाइप होता है, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आरएफ, जिसे हम आरएफ को देखो रिप्रेजेंटेटिव प्रदर्शक भिन्न हम कह देते हैं। इसके अलावा ग्राफिकल मापनी होती है। ठीक है, तो ग्राफिकल मापनी में जब मानचित्र को हम बड़ा या छोटा करते हैं तो भी वो क्या रहती है, सही रहती है। ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, ये जो कथन है वो इम्पोर्टेंट है। यह मानचित्र के साथ-साथ ही स्केल हो जाती है। क्योंकि जब हम मानचित्र को बड़ा या छोटा करते हैं, तो उसके साथ-साथ ही स्केल हो जाती है। इसलिए वो सही रहती है, चाहे बड़ा करो मानचित्र को, चाहे छोटा करो मानचित्र को। इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। मानचित्र की मापनी यह बताती है कि मानचित्र दूरी और वास्तविक दूरी में क्या संबंध है। एकदम करेक्ट बात है, ये रेशियो हमें दिखाता है। ठीक है, मानचित्र मापनी हमें यह बताती है कि मानचित्र की दूरी क्या है और वास्तविक दूरी क्या है। इन मानचित्र दूरी और वास्तविक दूरी के बीच में संबंध क्या है। क्योंकि मापनी केवल मानचित्र पर प्रयुक्त रंगों को दर्शाती है, नहीं, मानचित्र जो है, मापनी क्यों है जो है वो मानचित्र पर प्रयुक्त रंगों को नहीं दर्शाती है। तो ए सही हो गया और आर गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11वें के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1:50,000 एक आरएफ मापनी है। एकदम सही बात है। आरएफ मापनी इकाइयों पर निर्भर होती है। आरएफ मापनी इकाइयों पर निर्भर होती है, नहीं होती है। आरएफ मापनी इकाइयों पर निर्भर नहीं होती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएफ मापनी इकाइयों पर निर्भर नहीं होती है। ठीक है, आरएफ एक शुद्ध अनुपात को दर्शाती है। एकदम करेक्ट बात है। आरएफ में अंश सदैव एक होता है। एकदम करेक्ट बात है। अंश हमेशा एक होता है और हर जो है वो कितना भी हो सकता है, 5,000 हो सकता है, 500, 1000 हो सकता है। ठीक है, कुछ कितना भी हो सकता है, लेकिन अंश हमेशा एक होता है। ठीक है, तो एक कथन सही है, 3 कथन सही है और 4 कथन सही है। आरएफ माप इकाइयों पर निर्भर नहीं होता है। तो 1 2 3 1 3 4, 1 3 4, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट जो है सेकंड वाला, वो आप लोग ध्यान रखना कि आरएफ मापनी इकाइयों पर निर्भर नहीं होती है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, मैं यहाँ गलत लगा देता हूँ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, असर्शन रीजन। मानचित्र व्याजीकरण यानी जनरलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो इसका जो उद्देश्य होता है वो मानचित्र पर अनावश्यक विवरण हटाकर उसे स्पष्ट बनाना होता है। मानचित्र पर जो अनावश्यक विवरण है उसे हटा करके उसे स्पष्ट बनाना होता है, और हमें उद्देश्य के आधार पर जितना हमें चाहिए, जितना हमारा उद्देश्य है उसके आधार पर उसको जनरलाइज्ड किया जाता है। तो एकदम करेक्ट बात है। हर मानचित्र में सभी वास्तविक विवरणों को दिखाना आवश्यक होता है, नहीं, सभी वास्तविक विवरणों को दिखाना आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, जो हमें चाहिए वही हम दिखाते हैं। कि भाई हमें वनस्पति चाहिए तो हम वनस्पति ही दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि हम वनस्पति है तो वहाँ पर मिट्टी भी हमने दिखा दी, वर्षा भी हमने दिखा दी, वहाँ के पत्थर भी हमने दिखा दिए, वहाँ के लोग भी हमने दिखा दिए, वहाँ पर होने वाले काम धंधे भी हमने दिखा दिए, वहाँ के औद्योगिक रीजन भी हमने दिखा दिए। सब कुछ नहीं दिखा सकता है। ठीक है, तो हर मानचित्र में सभी वास्तविक विवरणों को दिखाना आवश्यक नहीं है। इसलिए 13वें में जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि आर एफ यदि आर एफ 1:50,000 है तो 1 सेंटीमीटर मानचित्र पर कितनी दूरी दर्शाएगा। अगर आर एफ 1:50,000 तो 1 सेंटीमीटर मानचित्र पर कितनी दूरी को दर्शाएगा। तो 50,000 सेंटीमीटर को दर्शाएगा। और 50,000 सेंटीमीटर की अगर हम बात करें तो अगर हम इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो ध्यान रखना, 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होती है। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होती है। अगर ये 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर है तो ये क्या है, 50,000 इसका आधा है। ठीक है, इसका आधा है। तो 1 किलोमीटर का भी हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो 0.5 किलोमीटर या 500 मीटर हम दिखा देंगे। ठीक है, तो
0.5 किलोमीटर 0.5 किलोमीटर या 500 मीटर, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो बी एंड डी इसका राइट आंसर हो सकता है। लेकिन हम जब किलोमीटर की बात करें तो ये किलोमीटर में 0.5 किलोमीटर को दर्शाएगा, ध्यान रखें। नेक्स्ट, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर ही होते हैं ना। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। कथनात्मक मापनी, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ स्केल कहते हैं, मानचित्र को बड़ा या छोटा करने पर बदल जाती है। एकदम करेक्ट बात है। कथनात्मक मापनी को मानचित्र पर बड़ा या छोटा करने पर बदल जाती है, लेकिन जब हम बात करते हैं ग्राफिकल मापनी की, तो उसमें स्केल बदलता नहीं है। ठीक है, वो सही रहता है। यह निश्चित शब्दों में दूरी को व्यक्त करता है, एकदम करेक्ट बात है, क्योंकि यह निश्चित दूरी को शब्दों में व्यक्त करता है। तो ए भी सही है और आर भी सही है, दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, वक्र रेखा मापी, जिसे हम कर्वी मीटर कहते हैं, टेढ़े मार्गों की दूरी मापता है, एकदम करेक्ट बात है। कर्वी मीटर से क्षेत्रफल मापा जाता है, एकदम करेक्ट बात है। नहीं, कर्वी मीटर से नहीं मापा जाता क्षेत्रफल, प्लेनीमीटर होता है वो। ठीक है, कर्वी मीटर से हम क्षेत्रफल नहीं मापते। नदी और तट रेखा की दूरी मापने में कर्वी मीटर उपयोग होता है, एकदम करेक्ट बात है। कर्वी मीटर एक यांत्रिक यंत्र है। तो 1, 3 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। कर्वी मीटर क्षेत्रफल को नहीं मापता है, क्षेत्रफल को कौन मापता है? प्लेनीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्लेनीमीटर का क्वेश्चन आ गया। प्लेनीमीटर का उपयोग क्षेत्रफल मापने के लिए किया जाता है, एकदम करेक्ट बात है। प्लेनीमीटर इज यूज्ड टू मेजर एरिया, यह मार्ग की लंबाई मापता है। यह मार्ग की लंबाई नहीं मापता है। मार्ग की लंबाई मापने का जो कार्य है वो कौन करता है? कर्वीमीटर करता है। तो ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, मानचित्र पर उत्तर दिशा सामान्यतः किस ओर होती है? नीचे की ओर, ऊपर की ओर, एकदम करेक्ट बात है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 18वें के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर दिशा को आधार या शून्य दिशा भी कहा जाता है। क्या उत्तर दिशा को आधार या शून्य दिशा कहा जाता है? एकदम करेक्ट बात है। सभी अन्य दिशाएं उत्तर के सापेक्ष मापी जाती है, एकदम करेक्ट बात है। सभी अन्य दिशाएं उत्तर के सापेक्ष मापी जाती है, इसलिए उत्तर दिशा को हम आधार या शून्य दिशा कह सकते हैं। तो ए भी सही है और आर भी सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। आप लोग देखो, मैं बता देता हूँ, ये आधार है उत्तर। ठीक है, इसके 90 डिग्री पर होगी पूर्व दिशा। इसके 90 डिग्री पर कौन सी दिशा होगी? पूर्व दिशा होगी। इसके 180 डिग्री पर कौन सी दिशा होगी? दक्षिण दिशा होगी। और इसके 200, 180 में 90 जोड़ दो, 270। इसके 270 डिग्री पर कौन सी दिशा होगी? पश्चिम दिशा। ये जरूर ध्यान रखना है, आपको पूछ सकता है कि आधार रेखा के 180 डिग्री पर कौन सी दिशा होती है, तो आपको बताना है दक्षिण दिशा। आपको पूछ सकता है कि आधार डिग्री से 90 डिग्री, आधार डिग्री के आधार डिग्री आधार दिशा पर 90 डिग्री के एंगल पर कौन सी दिशा होगी? तो वो पूर्वी दिशा होगी। तो 90 डिग्री पर तो पूर्वी हो गई, 180 पर कौन सी हो गई? दक्षिण दिशा हो गई। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 270 पर कौन सी हो गई? पश्चिमी दिशा। ध्यान रखना। ओके। और 360 पर वापस आती है, 360 और जीरो एक हो जाती है, वो नॉर्थ दिशा दिखाती है। एकदम करेक्ट बात है, दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन भित्ति मानचित्र के लिए सही है? भित्ति मानचित्र, वॉल मैप। वॉल मैप जो क्लासों में लटकाए जाते हैं, उससे पढ़ाया जाता है। ये राजस्व के लिए होते हैं? नहीं, राजस्व के लिए कैडेस्ट्रल होते हैं। कैडेस्ट्रल होते हैं, ध्यान रखना। ये कक्षा शिक्षण में प्रयुक्त होते हैं, एकदम करेक्ट बात है। वॉल मैप जो है कक्षा शिक्षण में प्रयुक्त होते हैं। ये बड़े मापनी के होते हैं? नहीं, ये बड़े मापनी के नहीं होते, लघु मापनी के होते हैं। ये केवल गांव दिखाते हैं? नहीं, ये केवल गांव नहीं दिखाते, ये हम कह सकते हैं कि पूरा विश्व दिखा सकते हैं। ठीक है,
तो बी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, स्थलाकृतिक मानचित्र पर अफवाह वन बस्तियां और सड़कें दिखाई देती है। स्थलाकृतिक मानचित्र जिसे हम कहते हैं टोपोग्राफिकल मैप। टोपोग्राफिकल मैप क्या दिखाता है? ड्रेनेज दिखा सकता है, फॉरेस्ट दिखा सकता है, सेटलमेंट्स दिखा सकता है, रोड्स दिखा सकता है। करेक्ट बात है। बिकॉज क्योंकि टोपोग्राफिकल मैप्स शो ओनली पॉलिटिकल बाउंड्रीज, नहीं ओनली पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं दिखाता, ये नेचुरल बाउंड्रीज भी दिखाता है। तो हमारा जो 21वें सही हो जाएगा, ए तो सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 21वें में। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दे रखे हैं आपको, ये हर बार ऐसे ही हो जाते हैं। कथनों पर विचार करना है और आपको क्या बताना है? सही कूट का चयन करना है। भौतिक मानचित्र प्राकृतिक विशेषताएं दिखाते हैं, सही बात है। सांस्कृतिक मानचित्र मानव निर्मित विशेषताएं दिखाते हैं, सही बात है। राजनीतिक मानचित्र उद्योगों का वितरण दिखाते हैं, नहीं। राजनीतिक मानचित्र जो है वो उद्योगों का वितरण नहीं दिखाते हैं। राजनीतिक मानचित्र कॉन्स्टिट्यूएंसीज को दिखाते हैं, वोटिंग को दिखाते हैं, ठीक है, प्रशासनिक सीमाओं को दिखाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, राजनीतिक मानचित्र उद्योगों को वितरण नहीं दिखाते। उद्योगों को वितरण कौन दिखाता है? आर्थिक मानचित्र दिखाता है, आर्थिक मानचित्र, आर्थिक मानचित्र, ठीक है। आर्थिक मानचित्र फसल, उद्योग और व्यापार दिखाते हैं, एकदम करेक्ट बात है। तीन गलत हो गया, एक, दो और चार सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजनीतिक मानचित्र देशों, राज्यों और जिलों की सीमाएं दर्शाते हैं, करेक्ट बात है। वे प्रशासन और शासन, क्योंकि वे प्रशासन और शासन में उपयोगी होते हैं, ये बात भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा मानचित्र जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या की वृद्धि और जनसंख्या का संरचना दिखाता है? तो आर्थिक मानचित्र आर्थिक स्थिति को दिखाता है, जनसंख्या मानचित्र इन सभी विशेषताओं को प्रदर्शित करने में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, आर्थिक मानचित्र वस्तुओं के उत्पादन और प्रवाह को दिखाते हैं, सही बात है। आर्थिक जो मानचित्र होते हैं वस्तुओं का उत्पादन दिखाते हैं और उनका प्रवाह दिखाते हैं कि कौन से मार्केट में कितनी मात्रा गई है, ठीक है, कौन कौन सी चीजें कौन से मार्केट में जाती है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर कौन सा हम कह सकते हैं कि उत्पादित वस्तु जाती है, ठीक है। लोग कहाँ कहाँ पर इसको बेचने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, उत्पादन और उसका प्रवाह को हम दिखा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, रीजन असर्शन तो सही है। वे केवल राजनीतिक सीमाएं दर्शाते हैं, ध्यान रखना। 25 में अगर हम बात करें तो वे केवल राजनीतिक सीमाएं नहीं दिखाते। आर्थिक मानचित्र में हम प्राकृतिक विशेषताओं को भी दिखाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इसमें मृदा कैसी है, उस मृदा के आधार पर उसकी जो भू आकृति, इसके अलावा उसकी जो भू आकृति है, भूगर्भिक संरचनाएं कैसी है, भूगर्भिक संरचनाओं के अनुसार उसमें किस तरह के मिनरल्स वहां पर पाए जाएंगे। तो ये हम ये कह सकते हैं कि केवल राजनीतिक सीमाएं नहीं दर्शाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि छोटा नागपुर पठार केवल एक राज्य में तो फैला हुआ नहीं है, वो अलग अलग राज्यों में भी फैला हुआ है, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साइड में। तो वहां पर राजनीतिक सीमाएं, केवल राजनीतिक सीमाएं नहीं दर्शाती। अगर एक केवल नहीं होता ना तो ये कथन सही हो जाता, ठीक है। तो ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 26, चलिए पढ़िए इसके थोड़ा सा। परिवहन मानचित्र के बारे में दे रखा है। चलिए, परिवहन मानचित्र सड़क, रेलवे और हवाई अड्डे दिखाता है, एकदम करेक्ट बात है। परिवहन मानचित्र जलवायु नहीं दर्शाता। परिवहन मानचित्र मानव निर्मित सुविधाएं दर्शाते हैं, एकदम करेक्ट बात है। परिवहन मानचित्र केवल नदियां दिखाते हैं, नहीं, केवल नदियां नहीं दिखाते। नदियां दिखाते हैं क्योंकि परिवहन, जिनमें परिवहन की व्यवस्था होता है, जल मार्ग होते हैं, ठीक है। तो केवल नदियां नहीं दिखाते। तो एक और तीन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27, असर्शन एंड रीजन, मृदा मानचित्र विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का वितरण दिखाते हैं, एकदम करेक्ट बात है। मिट्टी केवल वर्षा से बनती है, नहीं, मिट्टी केवल वर्षा से नहीं बनती। तो ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, जलवायु मानचित्र क्या दर्शाते हैं? केवल वर्षा नहीं, तापमान दिखाते हैं, वर्षा दिखाते हैं, हवाएं दिखाते हैं, आर्द्रता दिखाते हैं। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये एक ही चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है। भूगर्भीय मानचित्र जिन्हें हम कहते हैं जियोलॉजिकल मैप्स,
शैलों के प्रकार और भूगर्भीय संरचना को दिखाते हैं। सही बात है। ये मानचित्र केवल राजनीतिक सीमाएं दिखाता है। नहीं, ये केवल आ गया इसलिए गड़बड़ हो गया। तो ए सही है और आर गलत। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक मानचित्र नहीं है? देखो, जनसंख्या मानचित्र सांस्कृतिक मानचित्र की कैटेगरी में आता है, तो ये तो मानचित्र है। राजनीतिक मानचित्र, आर्थिक मानचित्र और मृदा मानचित्र, ये भी सांस्कृतिक में आता है, ये भी सांस्कृतिक में आता है। बाकी जो मृदा मानचित्र है वो भौतिक मानचित्रों की कैटेगरी में आता है। ध्यान रखना, ऑप्शन के आधार पर हमें क्वेश्चन करना होगा। सही, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 31। चलिए करिए इसे। रीजन को जब भी आप पढ़ो तो क्योंकि लगा करके पढ़ना। बिकॉज टेढ़े मेढ़े मार्गों जैसे कि नदी है, कोई समुद्र की तटरेखा है, इनकी दूरी मापने के लिए धागे का उपयोग किया जाता है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा था है कि आप धागे का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि धागा मार्ग के अनुसार मोड़ा जा सकता है। धागा जैसे मान लो कोई मार्ग इस तरीके से है, तो आप जो है वो धागे को यहाँ पर फैला करके इजीली उसको मोड़ करके यहाँ पर ऐसे ला करके और मोड़ करके ऐसे फैला करके फिर इसको सीधा करके उसकी लेंथ जो है वो नाप सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। हम ये कह सकते हैं कि टेढ़े मेढ़े मार्गों जैसे कि नदी हो गया, तटरेखा की दूरी मापने के लिए धागे का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि धागा मार्ग के अनुसार मोड़ा जा सकता है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ पेपर द्वारा क्षेत्रफल वर्गों की गणना से निकाला जा सकता है। ग्राफ पेपर द्वारा क्षेत्रफल वर्गों की गणना से निकाला जा सकता है। हाँ, वर्गों की गणना से। जब हम ग्राफ पेपर पर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हम जो स्क्वायर्स होते हैं उनको काउंट करके और फिर उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एकदम सही बात है। ऑप्शन नंबर कथन एक सही होगा। प्लेनीमीटर दूरी मापने का यंत्र है। नहीं, प्लेनीमीटर दूरी मापने का यंत्र नहीं है, वो कर्वीमीटर है। प्लेनीमीटर जो है वो क्षेत्रफल मापने का यंत्र है। क्षेत्रफल, जैसे मान लो ये कोई एरिया है, प्लेनीमीटर को क्या करेंगे, इस बाउंड्री पर, बाउंड्रीज पर क्या करेंगे, घुमाएंगे। ऐसे बाउंड्रीज पर घुमाएंगे और फिर ये बाउंड्री पर घूम करके जो आएगा ना, तो वो कैलकुलेट करके क्या कर देगा, इस पूरे एरिया को बता देगा। ठीक है, ट्रेसिंग शीट की सहायता से क्षेत्रफल निर्धारण संभव है। ट्रेसिंग शीट की सहायता से क्षेत्रफल निर्धारण, अच्छा संभव है, असंभव नहीं। संभव है, हाँ। ट्रेसिंग शीट की सहायता से आप क्षेत्रफल निर्धारण कर सकते हैं। धागे की विधि केवल सीधी दूरी मापने के लिए उपयुक्त होती है। नहीं, धागे की जो विधि है उसे आप टेढ़े मेढ़े मार्गों को भी, टेढ़े मेढ़े मार्गों को की दूरी भी माप सकते हैं। तो ये गलत हो गया। तो एक और तीन हमारा सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। प्लेनीमीटर अनियमित आकार वाले क्षेत्रों का क्षेत्रफल मापने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। सही बात है। अब ऐसा तो है नहीं कि एरिया जो है वो हमेशा वर्गाकार होगा या एरिया हमेशा आयताकार होगा, जिसकी भाई साहब लंबाई गुणा चौड़ाई हमने कर ली और एरिया आ गया। एरिया भाई साहब ऐसा भी हो सकता है, एरिया भाई साहब ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा, और एरिया आप ऐसा भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके का एरिया हो सकता है। तो ध्यान रखना, प्लेनीमीटर जो है वो अनियमित आकार वाले क्षेत्रों का क्षेत्रफल मापने के लिए विशेष उपयोग से उपयोग होता है। सही है, क्योंकि इसका सूचक बिंदु जो है वो क्षेत्र की सीमा के साथ घुमाया जाता है। एकदम करेक्ट बात। तो दोनों सही है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। 34, मानचित्र पर किसी स्थान की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दिशा ज्ञात करने के लिए हम आधार दिशा का उपयोग करते हैं। ध्यान रखना, उत्तर के सापेक्ष कोण बनाए जाते हैं। जैसे उत्तर के सापेक्ष 90 डिग्री का कोण पूर्व हो गया, उत्तर के सापेक्ष 180 डिग्री का कोण दक्षिण हो गया, उत्तर के सापेक्ष 270 डिग्री का कोण पश्चिम हो गया। ध्यान रखना, पी राइट आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना आप लोग, क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 35। मध्यवर्ती दिशाएं मुख्य दिशाओं के बीच में होती है। सही बात है। जैसे मान लो ये चार दिशाएं हो गई, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब मध्यवर्ती दिशाएं, जैसे मान लो आपको दक्षिण पश्चिम दिखाना है,
तो दक्षिण और पश्चिम ये मध्यवर्ती दिशा होगी। आपको उत्तर पूर्व दिखाना है तो ये दिखा दिया, आपको आपको दक्षिण पूर्व दिखाना तो आपने ये दिखा दिया, आपको उत्तर पश्चिम दिखाना तो आपने ये दिखा दिया। ठीक, इस तरीके से। तो मध्यवर्ती दिशाएं मुख्य दिशाओं के बीच में होती है, करेक्ट बात है, क्योंकि मुख्य दिशाएं केवल उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम होती है। मुख्य दिशाएं, हाँ सही बात है, मुख्य दिशाएं चार है, एक, दो, तीन, चार, सही बात है। तो दोनों सही है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 35वें के अंदर। 36वां देखते हैं। मुख्य दिशाओं और मध्यवर्ती दिशाओं के संयोजन से कुल कितनी दिशाएं बनती है? 8 दिशाएं बनती है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो 8 दिशाएं हो गई। एकदम करेक्ट बात, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे बोलो, कथनात्मक मापनी, स्टेटमेंट ऑफ स्केल, मानचित्र दूरी और वास्तविक संबंध, दूरी का संबंध शब्दों में व्यक्त करता है। सही बात है, शब्दों में। ये केवल एक वर्ड जो है वो इस कथन को सही करता है, शब्दों में व्यक्त करती है, क्योंकि इसमें 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर जैसे कथनों का प्रयोग किया जाता है। सही बात है, एकदम करेक्ट बात है। ऑप्शन सॉरी, बी इसका राइट नहीं, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। ग्राफ पेपर का उपयोग, ग्राफ पेपर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्षेत्रफल मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ट्रेसिंग शीट पर क्षेत्र को ट्रेस करके क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। सही बात है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ट्रेसिंग शीट से हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसे ग्राफ पेपर पर स्थानांतरित कर वर्गों में गिना जा सकता है। एकदम करेक्ट बात है, वर्गों को हम गिन सकते हैं। ठीक है, काउंट कर सकते हैं। तो ए और आर दोनों सही है, ए सही है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। निम्न में से कौन सा यंत्र विशेष रूप से क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयोग होता है? कर्वीमीटर तो दूरी मापने के लिए होता है, कंपास दिशा मापने के लिए होता है, प्लेनीमीटर क्षेत्रफल मापने के लिए उपयोग होता है। तो हमारा यही सही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बड़े मापनी मानचित्र, बड़े मापनी मानचित्र छोटे क्षेत्रों को अधिक विवरण के साथ दर्शाते हैं। बड़े मापनी मानचित्र छोटे क्षेत्रों को अधिक विवरण के साथ दर्शाते हैं, एकदम करेक्ट है। बड़े मापनी में मानचित्र दूरी और वास्तविक दूरी का अनुपात अधिक होता है। बड़े मापनी में मानचित्र दूरी और वास्तविक दूरी का अनुपात अधिक नहीं होता है। ये रीजन गलत हो गया 41 में। तो ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, तो बड़े मापनी के मानचित्र में दूरी और वास्तविक दूरी का अनुपात कम होता है, जबकि छोटे मापनी के जो मानचित्र होते हैं उनमें मानचित्र की दूरी और वास्तविक दूरी का अनुपात ज्यादा होता है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 1:500 और एक में यहाँ पर लिखूँ 1:10 लाख, तो अनुपात कौन सा अधिक हुआ? ये वाला ही हुआ। तो ये लघु मापनी है और ये बड़ी मापनी है, बृहद मापनी। ठीक है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करना है और सही कूट का चयन करना है। 1:25,000 एक बड़े मापनी का उदाहरण है। अभी सही बात, एकदम करेक्ट बात। 1:25,000 एक बड़े मापनी का उदाहरण है, जिसे हम 7 डिग्री 30 मिनट, ये बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में है ये स्थलाकृतिक मानचित्र वाले चैप्टर में है, वो बाद में पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, 1:25,000 एक बड़े मापनी का उदाहरण है। सही बात है, 1:10 लाख एक बड़े मापनी का उदाहरण है। 1:10 लाख बड़े मापनी का उदाहरण है। नहीं, ये स्मॉल स्केल का उदाहरण है। 10 लाख बहुत ज्यादा हो गया, स्मॉल स्केल आ जाता है इसमें, ये गलत हो गया। बड़े मापनी मानचित्रों में अधिक विवरण होता है, एकदम करेक्ट बात है। छोटे मापनी मानचित्रों में छोटे नहीं बड़े क्षेत्रों को दिखाते हैं।
तो ये गलत हो गया, 1 और 3 सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, 43 नंबर का क्वेश्चन है। एटलस मानचित्र लघु मापनी के होते हैं, सही बात है। वे महाद्वीपों और देशों जैसे बड़े चित्रों को दिखाते हैं, सही बात है। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा लघु मापनी मानचित्र है? गांव का कैडेस्ट्रल मानचित्र तो नहीं होगा, क्योंकि ये वृहद मापनी पर है, ये भी वृहद मापनी पर है। वर्ल्ड एटलस ये लघु मापनी का है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भित्ति मानचित्र, भित्ति मानचित्र यानी कि वॉल मैप कक्षा शिक्षण में अधिक उपयोगी होते हैं, सही बात है, क्योंकि वे छोटे मापनी पर बहुत कम जानकारी देते हैं। छोटे मापनी पर बहुत कम जानकारी देते हैं, बहुत कम जानकारी देते हैं, बहुत कम तो नहीं देते हैं। एक तो एटलस वाला मैप और एक वॉल मैप, और बड़ा, तो बड़े मैप छोटी मापनी का तो है, लेकिन ज्यादा जानकारी देता है एटलस की तुलना में। तो आर भी सही है, सॉरी सॉरी, बहुत कम जानकारी देते हैं ना, तो ये गलत हो गया। आर सही है, और सॉरी ए सही है और आर गलत है, तो ए हमारा राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा संगठन भारत में स्थलाकृतिक मानचित्र बनाता है? भारत में स्थलाकृतिक मानचित्र बनाता है सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया 1767 में इसका स्थापना हुई थी, 1767 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1939 या 37 मुझे याद नहीं है, इससे पहले जो है वो सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो स्थलाकृतिक मानचित्र बनाता था अलग तरीके से। वो कौन से स्थलाकृतिक मानचित्रों को दो तरीके से बनाया जा सकता है, कौन कौन से? एक तो भारत और उसके पड़ोसी देशों के संदर्भ में, और एक होता है अंतरराष्ट्रीय स्तर के संदर्भ में। तो भारत और उसके पड़ोसी देशों के संदर्भ में जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो पहले 1937 या 1939 से पहले बनाता था, लेकिन उसके बाद में जो है वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बनाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्थलाकृतिक मानचित्र सामान्यतः 1:25,000, 1:50,000 मापनी पर बनाए जाते हैं, सही बात है। ये बड़े क्षेत्रों को बहुत कम विवरण के साथ दिखाते हैं, ये छोटे क्षेत्रों को बहुत अधिक विवरण के साथ दिखाते हैं। ध्यान रखना, ये स्थलाकृतिक मानचित्र छोटे क्षेत्रों को बहुत अधिक विवरण के साथ दिखाते हैं, इसलिए ये कथन जो है वो गलत हो गया। तो 47 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सही, ए राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें ए तो सही है लेकिन आर गलत है। ये स्टेटमेंट उल्टा है, ये देखो यहाँ पर तो आएगा छोटे और यहाँ पर आएगा अधिक। आर्थिक मानचित्र किस प्रकार की जानकारी देते हैं? पर्वत और नदियों की नहीं, फसलें की, खनिज, उद्योग और व्यापार की जानकारी देते हैं, एकदम करेक्ट। क्रॉप प्रोडक्शन कितना हुआ, मिनरल्स कहाँ कहाँ है, कितना उत्पादन होता है, कितना भंडार है, उद्योग कहाँ कहाँ लोकेटेड है, कौन कौन से उद्योग है, कौन कौन से कितना उत्पादन करते हैं, ट्रेड की डील जो होती है उससे रिलेटेड आर्थिक मानचित्र होता है। तो बी हो गया राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, जनसंख्या मानचित्र जनसंख्या के घनत्व और वितरण को दर्शाते हैं। जनसंख्या मानचित्र जनसंख्या के घनत्व और वितरण को दर्शाते हैं। सही बात है। वे केवल प्राकृतिक विशेषताएं दर्शाते हैं, नहीं, प्राकृतिक नहीं। तो ए सही है और आर गलत है। 49 में, यार ये क्या कर दिया, 49 में ए राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या मानचित्र जनसंख्या के घनत्व और वितरण को दर्शाते हैं, वे केवल प्राकृतिक विशेषताएं दर्शाते हैं। केवल प्राकृतिक विशेषताएं नहीं दर्शाते हैं, राजनीतिक विशेषताएं भी दर्शाते हैं। प्राकृतिक विशेषताएं दर्शाते हैं जनसंख्या मानचित्र, नहीं, ए सही है और आर गलत है। ठीक है, क्योंकि केवल प्राकृतिक विशेषताएं नहीं दर्शाते। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मानचित्र प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाता है? राजनीतिक मानचित्र नहीं, भौतिक मानचित्र, सही बात, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो यहाँ पर ये जनसंख्या मानचित्र, अगर वहाँ वो स्टेटमेंट सही होता ना तो यहाँ पर जनसंख्या मानचित्र हो जाता, लेकिन ये गलत है, भौतिक मानचित्र। ठीक है,
तो केवल प्राकृतिक विशेषताएं दर्शाते हैं, नहीं, केवल प्राकृतिक नहीं विशेषताएं नहीं दर्शाते, क्योंकि जनसंख्या का जो घनत्व है ना, वो केवल प्राकृतिक कारकों से ही प्रभावित नहीं होता है। हालांकि अगर हम बात करें मेजोरिटी ऑफ केसेस में जनसंख्या वितरण और घनत्व जो है वो प्राकृतिक विशेषताओं से या प्राकृतिक कारकों से प्रभावित होता है, जैसे प्लेन सरफेस हो गया, इसके अलावा वाटर अवेलेबिलिटी हो गया। लेकिन उनमें सांस्कृतिक विशेषताएं भी होती है, राजनीतिक कारक भी होते हैं, ठीक है। तो ए सही है और आर गलत है इसमें 49 और 50 में हम निकल लिए। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें चैप्टर हमने पढ़ा 24, ठीक है, जिसमें मापनी वगैरह के बारे में दिया हुआ था, मानचित्रों के बारे में दिया हुआ था, मानचित्र व मापनी, मानचित्र व मापनी दिया हुआ था। नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उसमें हम स्थलाकृतिक मानचित्रों के बारे में पढ़ेंगे, स्थलाकृतिक मानचित्रों के बारे में। इसके अलावा हम पढ़ेंगे अ, हम कह सकते हैं तो उच्चावच जो होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम जो कंटूर लाइंस होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान ध्यान रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।